हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. Let's begin the class of today. चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय सिनेमा का एक गाना, हिंदी का गाना बड़ा ही लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है, जो इसका नाम है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। यह जो गाना है यह भारत की न्यायपालिका के एक भाग, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है, यह गाना जो है उस पर बहुत ही सटीक बैठता है। जब आज संपूर्ण दुनिया की तमाम संस्थाएं मजबूतों का पक्ष लेने पे आमदा है, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण के द्वारा सरकार के एक अंग को दंडित किया जाना है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जाना निश्चित रूप से एक सुकून भरी खबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपको जानकारी है कि भारत के राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण ने अभी भारत की एक संस्था पर आर्थिक जुर्माना लगाया हुआ है। तो हम लोग इस पर अभी बातें करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके नीचे हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालय है। उसके नीचे जो है वह सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अर्थात अधीनस्थ न्यायालय है। लेकिन भारत की न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मामलों की त्वरित निपटान के लिए 1976 में भारत की संसद के द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन किया गया, उसमें भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। एक अनुच्छेद है 323A और दूसरा है 323B। तो यह जो आर्टिकल 323A 323A है, इसके माध्यम से भारत की सरकार को अधिकार दिया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मामलों के त्वरित निपटान के लिए भारत की सरकार प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर पाएगी। एंड अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेम राइट वाज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश अदर ट्रिब्यूनल्स, और इसी प्रकार का अधिकार अन्य प्रकार के अधिकरणों के बारे में भी दिया गया। तो देखिए, जो पर्यावरण के मामले होते हैं, जो एनवायरनमेंट के मामले हैं, चूँकि एक एनवायरनमेंट का मूवमेंट 1980s के बाद चला, तो यह तो भारत की सरकार ने वर्ष 2010 में जो पर्यावरण के मामले हैं, इन पर्यावरण के मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक ट्रिब्यूनल अर्थात एक न्यायाधिकरण की स्थापना किया, जिस न्यायाधिकरण को हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अभी एक संस्था के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आइए हम लोग आज की क्वेश्चन जो है, आज का जो प्रश्न है, यही से शुरू करते हैं। आइए आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो यह जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन यह है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड 100 करोड़ फाइन बाय एनजीटी। एनजीटी के द्वारा किस संगठन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प हैं।
आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला विकल्प है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण। बी है चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात चेन्नई आपका नगर निगम। तीसरा है कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात कोच्चि नगर निगम। और चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका है यहाँ पे कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात विकल्प नंबर सी। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका है विकल्प नंबर सी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर जो सी है, यह विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब मैं आप इसका मामला को बता दूं। देखिए, यह जो कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इस पर भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मुकदमा चलाया गया था। और मुकदमा का जो कारण है वह यह है कि कोच्चि में एक जगह है जिसका नाम है आपका ब्रह्मपुरी। तो कोच्चि के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट थे उसको डिस्पोज वहाँ पर किया जाता था। और सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल वहाँ पे था, उस सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल गलत तरीके से किया गया और जिस कारण से वहाँ पे फरवरी के महीने में आग लग गई। और उस मार्च के महीने में 2 मार्च को जो है वहाँ पे आग लग गई। और जिस आग लगी उस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही कारण है कि इसको जो कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके ऊपर सार सफाई और का कि पूरा दारोमदार होता है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसने यह माना कि कोच्चि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके लिए दोषी है। और इसे जो वहाँ के जो आपके जो कोच्चि है, मतलब जो केरल के जो सेक्रेटरी हैं, उन सेक्रेटरी के पास उसे 100 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेगा ताकि उसको जनता के भलाई में खर्च किया जा सके और आगे जो वेस्ट है उस वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कुछ परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है कि कोच्चि के किस स्थान पर आग लगने के कारण, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ अतिरिक्त, कोच्चि के किस स्थान पर आग लगने के कारण जो कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उस पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुरी। तो ब्रह्मपुरी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा सी, आंसर आपका जो सही विकल्प आपका हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में एनजीटी का खंडपीठ कहाँ नहीं है? विच प्लेस हैज नो सर्किट बेंच ऑफ एनजीटी इन इंडिया? जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है, इस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का खंडपीठ कहाँ स्थित नहीं है? 4 विकल्प आपके पास है। ए है कोलकाता, बी यहाँ पर दिया हुआ है चेन्नई, सी दिया हुआ है बॉम्बे और डी दिया हुआ है भोपाल। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हो कि जो एनजीटी है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया और यह इसका जब स्थापना इसके वर्ष 2010 में किया गया तो इसका जो मुख्य कार्यालय रखा गया, इसका जो मुख्य सेंटर रखा गया वह रखा गया नई दिल्ली में। और इसके साथ ही साथ इसके कुछ सेंटर बनाए गए जहां पर यह कहा गया कि अपने जो उसको क्षेत्राधिकार दिए गए कि उस क्षेत्र में यदि किसी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित कोई मामला आता है तो उस मामले की सुनवाई जो है उस खंडपीठ के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि एक खंडपीठ तो आपका नई दिल्ली में हो ही गया, आपका मुख्य कार्यालय हो गया। दूसरा यहाँ पर है कोलकाता,
तीसरा आपका चेन्नई है। दक्षिण भारत के जो केसेस होते हैं वो आपके चेन्नई में सुनवाई उसकी होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो पश्चिम भारत है उसकी जो सुनवाई होती है वो पुणे में होती है, और मध्य भारत की जो सुनवाई है वो भोपाल में होती है। तो यहाँ पे और जो पूरब का भारत, पूर्वी भारत है, उसकी जो सुनवाई है वो कोलकाता में होती है। तो इस प्रकार से बताना चाहूँगा कि एनजीटी का अगर पूछा जाए कि खंडपीठ कहाँ कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वह नई दिल्ली में मुख्य कार्यालय है। इसके बाद इसका जो खंडपीठ है वो कोलकाता में है, चेन्नई में है, भोपाल में है और आपका पुणे में है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये यहाँ पर सी मतलब बॉम्बे में नहीं है। भारत की याद रखने का तरीका क्या है कि भारत के 4 महानगर में, 3 महानगर में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और आपका दिल्ली में है। और यह साथ ही साथ को भोपाल याद रखना है और याद रखना है कि चूंकि महाराष्ट्र में यह बॉम्बे में नहीं है तो इसका स्थान पर पुणे में है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में एनजीटी का खंडपीठ कहाँ नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, कि बॉम्बे में इसका कोई भी खंडपीठ स्थित नहीं है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यह है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन एनजीटी, या हाउ मेनी जजेज आर देयर इन एनजीटी। हालांकि यहाँ पर जज टाइप है लेकिन जज कहना थोड़ा सही नहीं है। तो हाउ मैनी जजेज आर देयर एनजीटी, कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसमें जजों की कुल संख्या कितनी होती है। 4 विकल्प आपके पास है, ए है 20, बी है 21, सी है 22 और डी है 25। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि जो एनजीटी है, एनजीटी में यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, अर्थात एक वहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के साथ साथ उसमें 20 मेंबर अर्थात 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 सदस्य होते हैं जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों और जो चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। और मैं बताना चाहूँगा कि 10 ऐसे मेंबर रखे जाते हैं जिनको एनवायरनमेंट के बारे में पिछले 15 सालों से जो है उनको एनवायरनमेंट के बारे में एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो 10 हो गए हाई कोर्ट के जज, 1 हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज और आपके 10 हो गए आपके एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट। तो कुल मिला के संख्या हो गई 10, 10, 20 और 21। मतलब अगर पूछा जाए कि चेयरमैन के अतिरिक्त कुल संख्या कितनी होती है तो आंसर हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ सदस्यों की संख्या पूछी गई है मतलब चेयरमैन सहित, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21। तो यहाँ पर इसका जो तीसरा है, तीसरा का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, किसी ने कहा है कि चुपचाप जहर पीने से तेजाब उबलता है, अब मेरे भी सीने में एक पंजाब धधकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, पंजाब का धधकना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत में आम नागरिकों के साथ जो व्यवहार होता है, भारत के किसी भी संप्रदाय के लोग हों, भारत की चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार किसी भी संप्रदाय की अनदेखी नहीं कर सकती, और यदि करती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन अब क्या कहेंगे कुछ भटके हुए लोग होते हैं जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दे वांटेड टू जस्ट फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड दे हैव नो एनी कंसर्न अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो खास प्रकार के वर्ग के लोगों के बारे में बात करते हैं उनसे उनका कोई संबंध होता नहीं है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंजाब में अब फिर से खालिस्तान की जो मांग है, डिमांड उठ रही है, और ये खालिस्तान के मांग या डिमांड उठाने वाला एक भगोड़ा युवक है एक तरीके से, जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। यह मुद्दा जो है काफ़ी चर्चे में आ गया, क्योंकि पंजाब की सरकार को अभी इंटरनेट की सेवा जो है 1-2 दिनों के लिए बंद कर देना पड़ा,
तो जाहिर सी बात यह है कि ये अमृतपाल सिंह जो है कौन है। आइए हम लोग इनके बारे में हम लोग जो है आइए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा इस पर प्रश्न मैंने बना रखा है, हालांकि मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो अमृतपाल सिंह जो है एक प्रकार से यूथ या यंग हैं जो दुबई में काम करते थे, फिर वहाँ से भाग करके आए और आने के बाद उन्होंने एक संगठन जिसका जो नाम है वारिस पंजाब दे, उस संगठन को उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उसको अभी इस समय वो उसका संचालन कर रहे हैं। और उनकी मांग यही है कि अपने वो कुछ युवाओं को बहका कर बहला कर फुसला कर वे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट अर्थात एक पृथकवादी आंदोलन चला रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है वह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारिस दे पंजाब लेड बाय अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह द्वारा जो संचालित वारिस दे पंजाब है, इसमें वारिस दे पंजाब का क्या अर्थ है? ए, पंजाब राज्य, बी, पंजाब के पूर्वज एंसेस्टर ऑफ पंजाब, सी, पंजाब के उत्तराधिकारी हायर्स ऑफ पंजाब, और डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर इस यहाँ पर विकल्प जो है आप आंसर टाइप करो इसमें कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको उसके बारे में बता दूं। देखिए जो 1980s भारत का 1980 का दशक रहा, वहाँ पे एक नाम बड़ा ही चर्चे में आया जिसका नाम है भिंडरावाले। तो भिंडरावाले ने क्या किया, पहले सरकार का कुछ न कहते हैं समर्थन था, और इसके बाद भिंडरावाले ने क्या किया, उसने एक खालिस्तान मूवमेंट वहाँ पर चलाया था। हालांकि भिंडरावाले का कहना था कि वो खालिस्तान राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो भी हो उनकी जो गतिविधियाँ थी वो आतंकवादी गतिविधियाँ थी, और कहा जाता है कि भारत में आतंकवाद ने सबसे पहले पैर वहीं पे पसारा था। और अंत में 1 जून से लेकर के 10 जून 1984 के बीच में भारत की सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ गया, और जिसमें कहते हैं कि लगभग 1600 लोग जो है वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में मारे गए थे। उसके साथ साथ भिंडरावाले की भी मौत भी हो गई, और इसका परिणाम यह रहा कि इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्डों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सरकार ने धीरे धीरे इस आंदोलन को दबा दिया, और यह कहना पड़ेगा कि जो लोग थे, गुमराह लोग थे, उनको समझाया बुझाया गया, उनको बात समझ में आ गई कि निश्चित रूप से जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनका कोई बुनियाद नहीं होता। वे आदमी के आम लोगों के का जो चैन सुकून है उसको छीनना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अमृतपाल सिंह इसी प्रकार का मूवमेंट चला रहे हैं, और वे एक संस्था के इसका संचालन इस समय कर रहे हैं, जिस संस्था का नाम है वारिस दे पंजाब। अब मैं आपको बता दूं कि जो वारिस दे पंजाब है, यह जो संगठन है, इस संगठन की स्थापना एक पंजाबी आर्टिस्ट ने किया जिनको हम लोग सिद्धू के रूप में जानते हैं। और आपको जानकारी होगी कि 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में सिद्धू की मृत्यु हो गई। जब सिद्धू की मृत्यु हुई तो दुबई से आया हुआ अमृतपाल सिंह ने क्या किया, उसका नेतृत्व संभाल लिया, और उन्होंने कुछ युवाओं को भड़का करके और अपने साथ मिला करके इस आंदोलन को उन्होंने एक पृथकवादी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यह बताना, मैंने प्रश्न आपसे किया कि वारिस द पंजाब का क्या अर्थ है। तो जो यह वारिस द पंजाब है, इसका वारिस पंजाब दे है, जो वारिस पंजाब दे है इसका अर्थ है हायर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के उत्तराधिकारी। संस्था का मानना यह है कि पंजाबियों को अलग संस्था मिलना चाहिए। इनकी मांग है कि जो पूर्वी पंजाब है, मतलब जो भारत में पंजाब है, और जो पश्चिमी पंजाब है, जो पाकिस्तान का पंजाब है और जिसकी राजधानी लाहौर थी, तो इन दोनों को मिला करके फिर से एक पंजाब अलग देश बनाया जाए, मतलब एक पंजाब देश बनाया जाए जिसका नाम खालिस्तान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है कि वारिस पंजाब दे का अर्थ क्या है, तो वारिस पंजाब दे का अर्थ है पंजाब के उत्तराधिकारी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आगे की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह पूछा जाए कि यह संगठन जो वारिस पंजाब दे है, इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना जो करने का श्रेय है वह जाता है आपको एक पंजाबी आर्टिस्ट को, जिनका नाम सिद्धू है, जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को इसकी स्थापना की थी। चलिए हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाई द पुलिस वांट्स टू अरेस्ट अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को पुलिस जो है वह क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो अमृतपाल सिंह हैं वह खुलेआम भारत की सरकार के जो एक भारत की सरकार के बहुत बड़े मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उनको उन्होंने खुली चुनौती दे डाली। यही नहीं, उन्होंने खालिस्तान राज्य के लिए मांगे की, और यही नहीं, उन्होंने जो लोकल वहाँ पर पुलिस है उस पुलिस थाने पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया था उनके लोगों ने। तो यहाँ पर जो मामला है वह यह है कि आखिर जो पंजाब की जो सरकार है उन पर किस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी करना चाहती है, पुलिस उनकी गिरफ्तारी क्यों करना चाह रही है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प यह है, मतलब आप प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ कि वाई द पुलिस वांट्स टू अरेस्ट अमृतपाल सिंह। पुलिस अमृतपाल सिंह को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। ए है पृथक खालिस्तान मांग के कारण, ड्यू टू डिमांड ऑफ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। बी है अमित शाह को ललकारने कारण, टू चैलेंज अमित शाह। सी है ईश्वर निंदा कारण, मतलब ड्यू टू ब्लास्फेमी। और डी है इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके पास 5 सेकंड का समय होता है, तो आप अपना आंसर टाइप करिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सही है कि वे अमृतपाल सिंह अलग खालिस्तान राज्य की मांग कर रहे हैं। यह भी सही है कि उनकी जो गतिविधियां हैं वह एक प्रकार से देश विरोधी हैं, लेकिन उन पर जो इस समय गिरफ्तारी के लिए जो मुकदमा चल रहा है उसका कारण है कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले जो भारत के क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उन्होंने 4 दिन का लोकल लेवल पर उन्होंने 4 दिन का जो धरना दिया था, और उसके पीछे कारण यह था कि अमृतपाल सिंह जी ने एक सभा में यह कह दिया था कि द जीसस क्राइस्ट हु फेल्ड टू सेव हिज लाइफ हिमसेल्फ, हाउ ही कैन सेव द लाइफ ऑफ अदर्स। कि जो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह है उन्होंने अपना ही जीवन में बचा नहीं सके तो वे किस प्रकार से लोगों का जीवन बचा सकेंगे। और निश्चित रूप से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो धार्मिक उनके भाव हैं, उस धार्मिक भावनाओं पर यह आघात पहुंचा। और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 295A में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक जो संप्रदाय है उसके खिलाफ, यदि वह निंदक बातें करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो दंड के प्रावधान किया गया। आप इसमें 2 वर्ष के तक की कैद की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यह इंडियन पीनल कोड IPC का सेक्शन नंबर 295A है, और उसके अंतर्गत इनको जो है इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और यह हो गया कि ड्यू टू ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा के कारण, कि जो ब्लास्फेमी है ईश्वर निंदा, जिसको आप कह सकते हो हेट स्पीच अर्थात घृणा फैला रहे हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर निंदा कारण, तो यहाँ पर 5वां जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, दुनिया में कल भी मैं बता रहा था, आज ही बताता हूँ कि यह दुनिया की आधी आबादी जो है वह लोकतांत्रिक जीवन जीती है, उसको लोकतंत्र पर भरोसा है। और दुनिया के तमाम जहाँ पे राजतंत्र चल रहे थे वहाँ पे आंदोलन किया लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो ऐसे में क्या है कि लोकतंत्र किस देश का अच्छा चल रहा है, उसके लिए एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है आपका आपका संस्था का नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। तो यह जो संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस नाम की जो संस्था है, यह जो संस्था है वह वर्ष 2006 से एक इंडेक्स जारी कर रही है, जिस इंडेक्स का नाम है डेमोक्रेटिक इंडेक्स। तो इस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में दुनिया के तमाम जो देश हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो इकोनॉमिक इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें 5 कैटेगरीज के आधार पर इकोनॉमिक इंडेक्स जारी करती है, जिसमें कुल 60 इंडिकेटर्स के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे लोगों को कितना फ्रीडम दिया गया, इसी प्रकार से कि जो वहाँ पे चुनाव है, चुनाव कितना ट्रांसपेरेंट है। इस प्रकार के कुल 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरी में 60 इंडिकेटर्स के प्रयोग के द्वारा
एक संस्था जो ग्रेट ब्रिटेन की संस्था है, प्राइवेट संस्था हालांकि है, जिसका नाम है आपका, तो इसका जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने वर्ष 2022 की रैंकिंग अभी हाल फिलहाल में जारी किया है। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न बना रखा है। यहाँ पे यह प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। 4 विकल्प यहाँ पर है। ए है 40वां, बी है 46वां, सी है 52वां और डी है 60वां। और आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी दुखद बात है कि भारत के लोकतंत्र को, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस बड़े लोकतंत्र के होने के बावजूद यह लोकतंत्र उतना प्रभावशाली तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की तमाम संस्थाएं जो है, या जैसे स्वीडन की एक संस्था है, उसने तो भारत के लोकतंत्र को आंशिक लोकतंत्र, मतलब उसने पार्शियल डेमोक्रेसी की संज्ञा दे दी। हालांकि मैं इस बात पर बिल्कुल इस बात पर तवज्जो नहीं देना चाहता, मैं इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें जिस तरह से दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, दुनिया के किसी भी देश में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आंकड़े तो आंकड़े होते हैं, आइए हम लोग और जो संस्थाएं होती हैं उनके आंकड़ों पर भरोसा करना ही पड़ता है, और नहीं तो ये सिस्टम या जो यह प्रणाली है वो प्रणाली आपकी नहीं चल पाएगी। तो दुनिया के 167 देशों में यह सर्वे उसने कराया, और सर्वे के आधार पर उसने यह पाया कि भारत में जो लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों को आज़ादी बहुत कम है। यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बड़े कम अवसर दिए जाते हैं, जो सत्ता पक्षी पार्टियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भारत को काफ़ी यहाँ पर नीचे स्थान दिया गया है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 46 अर्थात 46वां। भारत 46वें पायदान पे खड़ा है, भारत 46वें पायदान पे खड़ा है। अब इसी संबंधित मैंने आपके लिए अगला प्रश्न बना दिया है, और अगला प्रश्न यह है कि द इकोनॉमिक इंडेक्स विच कंट्री इज द टॉप। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर स्थित है। ए आपके लिए न्यूजीलैंड, बी आइसलैंड, सी डेनमार्क और डी नॉर्वे। इन 4 में से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, क्योंकि यह खबर थोड़ी सी पुरानी भी हो गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस लिस्ट में सबसे आपके लिए यहाँ पर 7वां का जो सही आंसर है वह आंसर है डी। यह आंसर है डी। नॉर्वे इस लिस्ट में सबसे ऊपर। बताना चाहूँगा कि 167 कंट्रीज, 167 देशों के माध्यम से सूचकांक जो बनाया गया, और इस सूचकांक में जैसे मैंने बताया कि जो 5 यहाँ पर कैटेगरीज में अंक दिए गए, 5 कैटेगरीज में अंक दिए गए, और 5 कैटेगरीज में कुल 60 इंडिकेटर्स अर्थात 60 जो है यह संकेतकों के प्रयोग किए गए। उसके आधार पर नॉर्वे सबसे नंबर 1 पर मैदान पे आया। और दूसरे मैदान पर मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आ गया नॉर्वे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, इसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका आइसलैंड। ये दुनिया के 3 जो है, दुनिया के 3, और आपको बताना चाहूंगा कि लगभग HDI की तरह ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यही देश जो है आगे पीछे रहते हैं। तो सबसे पहले पर हो गया नंबर 1 पर आ गया आपका नॉर्वे, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड और नंबर 3 पे आइसलैंड। और भारत का जो नंबर है, जैसे बताया कि भारत का नंबर इसमें 46वें पायदान पे भारत स्थित है। और सबसे यहाँ पर अगर कहा जाए कि सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा देश खड़ा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अंतिम पायदान पर जो देश खड़ा है वह आपने जान लिया होगा कि किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो 167 पर स्थान पर जो है वह देश है अफगानिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे खड़ा देश है, और नॉर्वे नंबर 1 पर है।
तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया डी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। देखिए, दुनिया को सुकून देने वाली एक और संस्था है, और जिस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ एक बॉडी है जिसमें कुल मिलाकर के 193 सदस्य देश हैं। दो देशों को जैसे होलिसी है और फिलिस्तीन है, दो देशों को ऑब्जर्वेटरी स्टेटस अर्थात पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, और यह जो 193 सदस्य देश हैं ये सब मिल करके एक बॉडी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, कि इसके कुल मिलाकर के आपके 6 अंग हैं, 6 बॉडी है। उसमें से एक बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। यह बॉडी जो अब मैं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर जो जनरल असेंबली है, तो जनरल असेंबली के बाद यह सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल में एक देश ने जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की वकालत की। मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 जो सदस्य हैं, 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 मेंबर्स आर टेम्पररी। उसमें 5 सदस्य देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, और 10 देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए जिनका चुनाव किया जाता है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके बाद दूसरा जो है वह रशिया है, तीसरा फ्रांस है, चौथा ब्रिटेन है, और 5वां है चीन। 1971 ईस्वी के पहले तक ताइवान मेंबर हुआ करता था, लेकिन 1971 से फिर चाइना हो गया। तो कुल सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब देखो, यह जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनको एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया है, जिस अधिकार को हम लोग वीटो पावर कहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी रेजोल्यूशन पर जो प्रोसीजरल मैटर का है, यदि उस पर सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी सदस्य के द्वारा नकारात्मक वोटिंग कर दी जाती है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। तो भारत दुनिया का एक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया में अगर शांति व्यवस्था के को स्थापना की बात की जाए तो हमेशा वह आगे बढ़ चढ़ के उसने अपना हिस्सा लिया है, और इस तरीके से भारत को निश्चित रूप से सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, लेकिन मिला हुआ नहीं है। तो दुनिया के तमाम देश समय समय पर इस प्रकार के एडवोकेसी करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक देश ने भारत अपने संसद की एक रिपोर्ट के माध्यम से भारत के लिए यह एडवोकेसी किया कि भारत को परमानेंट जो मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, और क्वेश्चन यह है कि रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज एडवोकेटेड परमानेंट मेंबरशिप इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हाल में ही किस देश ने भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की वकालत की है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, और डी रूस। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करो, तब तक मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं तो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसको सबसे पहले यदि सिक्योरिटी काउंसिल के किसी स्थायी सदस्य ने सबसे पहले एडवोकेट किया तो वह देश है भारत का पुराना मित्र और परंपरागत मित्र, जिसका नाम है रूस। फिर बाद में कमोवेश फ्रांस ने भी इसको एक प्रकार से इस पर अपनी सहमति दी। इसी तरीके से अमेरिका भी यह कहता रहा है कि अगर भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर कर लेगा तो मैं सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो है परमानेंट मेंबरशिप दिलाने की बात करूंगा। लेकिन 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर कभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, और एक देश ब्रिटेन और दूसरा जो देश है वह देश है आपका चीन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी ब्रिटेन में जो है उसमें एक इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश नाम का एक रिपोर्ट जारी किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, और उस रिपोर्ट में भारत के लिए कहा गया कि चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरी बात है कि भारत अभी लगभग 1 अरब 35 करोड़, और हम लोग यदि बात करें
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि अगले साल के खत्म होते होते तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भारत जो है दुनिया का जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा देश होने वाला है। यदि हम लोग बात करें नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पर पेरिटी के हिसाब से बात करेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नंबर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। यदि हम लोग बात करें सेना की संख्या के आधार पर, तो भारत की सेना जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यदि हम लोग सेना के स्ट्रेंथ की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आधार पर भारत की सेना जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। और भारत में 91 करोड़ जो जनता है वह वोटिंग राइट्स उनके वोट देने के योग्य हैं। ऐसे देश को यदि सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखा जाता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद जो है वह कमज़ोर लोगों का प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है, क्योंकि दुनिया की लगभग 16-17% जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाला देश यदि इस लिस्ट से बाहर है तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रासंगिकता है वो सब प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन की जो इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत को जो है अस्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो 4 विकल्प हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आपका आंसर है ब्रिटेन। सही आपका आंसर होगा ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही है कि अभी हाल में ही किस देश ने भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की वकालत की, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यह जो आपका आंसर मैंने ब्रिटेन लिख दिया, तो इसमें एक रिपोर्ट है इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश, इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश, यह ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का की पार्लियामेंट की रिपोर्ट है इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश। उस रिव्यू रिफ्रेश के में कहा गया कि भारत को जो है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। प्रश्न यह है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर द टर्म वीटो हैज बीन यूज्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में वीटो शब्द का प्रयोग हुआ है? ए 17वां, बी 27वां, सी 47वां या डी कहीं भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए आपको जैसे कि जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आया, लेकिन उसके पहले 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है वह प्रभाव में आ चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर मतलब उसका संविधान है, उसमें 111 अनुच्छेद हैं और उन 111 अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं उनमें जो 15 सदस्य हैं वहाँ वोटिंग होती है। यदि 9 वहाँ पे सदस्य देश एक तरफ वोट कर देते हैं तो यह प्रस्ताव मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो परमानेंट मेंबर हैं अगर वो यहाँ पर नकारात्मक वोट कर देते हैं, नेगेटिव वोटिंग करते हैं, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि वीटो पावर की जो बात हो रही है, तो वीटो पावर शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर चुके हैं मुझे लगता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कहीं भी नहीं। याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। केवल आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 27 है, उस आर्टिकल 27 में यह लिखा हुआ है, आर्टिकल 27 में यह लिखा हुआ है कि यदि सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और यदि प्रस्ताव जो है वह प्रोसीजरल मैटर का होता है और ऐसी स्थिति में वहाँ वोटिंग कराई जाती है और यदि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के द्वारा नकारात्मक वोट कर दिया जाता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहीं भी नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया है। आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और 27वां में जो है वह कहा गया है कि concurrence shall be required, ये शब्द का प्रयोग है, न कि वीटो शब्द का प्रयोग है, ठीक है। concurrence shall be required, उनकी सहमति चाहिए होगी किसकी? तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन।
अब हम लोग लास्ट प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अभी भारत में 18 मार्च को 2023 को दिल्ली में दुनिया के 100 रिप्रेजेंटेटिव जो है श्री अन्न वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए, जिस पर मैं कल में वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से लास्ट प्रश्न लेकर आता हूँ, क्योंकि समय की व्यवस्था भी है। और लास्ट प्रश्न यह है कि जो दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आए, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार का कमिटमेंट किया। तो एक ऐसा देश है जिसने यह कमिट किया कि वह क्या करेगा, वह श्री अन्न सम्मेलन में कहा कि बाजरे की खेती, जो श्री अन्न है उसकी खेती के लिए 200 एकड़ जमीन देने का उसने वादा किया है कि भारत की सरकार एक टेक्नोलॉजी और अगर फाइनेंस उपलब्ध कराएगी तो ज़मीन मैं 200 एकड़ दूंगा ताकि बाजरे की खेती की जा सके। यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प है। ए है अल्जीरिया, बी है सूडान, सी है युगांडा, डी है गयाना। मैं पढ़ देता हूँ कि विच कंट्री हैज़ ऑफर 200 एकड़ लैंड फॉर मिलेट प्रोडक्शन। किस देश ने वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन में बाजरे की खेती के लिए 200 एकड़ जमीन देने का वादा किया है। तो आपके पास 4 विकल्प है, अल्जीरिया, सूडान, युगांडा, गयाना। चूंकि मैं इसके बारे में कल वीडियो बना चुका हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं कर चुकी लेकिन मुझे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा गयाना। इसका सही आंसर हो जाएगा गयाना। अब देखो, मैं बता दूं कि मैं अपना एक आपको नंबर दे रहा हूं और वह नंबर जो है आप लोग लिख लें। उस पर मैं टेलीग्राम बना दूंगा और टेलीग्राम चैनल बना करके मैं उस पर आपके जो PDF होंगे, PDF आपको मैं डाउनलोड करा दूंगा। ठीक है, आपको डाउनलोडेड जो है वो PDF मिल जाएगा और जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से मैं आपसे कल नहीं बल्कि मंडे, कल मुझे कुछ काम है तो कल क्लास में नहीं ले पाऊँगा। परसों से, मतलब जो ट्यूसडे मंगलवार है, मंगलवार से आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। पॉलिटी की लाइव क्लास आपकी रहेगी और वो क्लास जो होगी वो आपकी क्लास रहेगी लाइव 7 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे तक। और शाम में जो करंट अफेयर्स क्लास है, चूँकि मेरे पास इस समय थोड़ा काम, अलग टाइप के कुछ काम भी रहते हैं, तो मैं एक वीडियो कभी भी बना दूंगा, लेकिन आपका वीडियो जो है वो शाम को 7 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। या फिर पॉसिबल हो पाएगा तो 7 बजे से मैं आपको 7:30 बजे तक लाइव क्लास दे दूँगा करंट अफेयर्स की। बाकी बात, इंग्लिश और मैथ की क्लास भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आप बिलीव करिए, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जो विद्यार्थी बहुत अधिक कमज़ोर रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर पाए, मैं वादा करता हूँ कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आपकी तैयारी मैं इस तरीके से करा दूँगा कि आप बिल्कुल, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और 1 वर्ष के अंदर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अनुभव करोगे। और यदि माता पिता का आपका आशीर्वाद रहा और यदि ऊपर वाले के ऊपर जो है कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। एक बार लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने नेत्रों को बंद करें और बंद करके मेरे साथ इस मंत्र को गान करें। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।